सड़क खराब है, लोग कोई बीमार पड़ता हो, एम्बुलेंस को बुलाना हो, तो क्या एम्बुलेंस यहाँ तक एम्बुलेंस वाले आते हैं? यहाँ एम्बुलेंस आती ही नहीं है। यहाँ पड़ोस का राज्य है गुजरात, कि वहां के लोग इलाज कराने अब राजस्थान आ रहे हैं। 30 अक्टूबर 2022 में जब गुजरात के मोरबी डिस्ट्रिक्ट में एक नया ब्रिज जो कि मच्छू नदी के ऊपर बना था, वो ज्यादा कैपेसिटी होने की वजह से ब्रेक हो जाता है, जिसमें 130 लोगों की जानें चली जाती हैं। 180 से भी ज्यादा लोग घायल हो जाते हैं। जब इन घायल लोगों को मिलने के लिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी सिविल हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो उसके एक रात पहले उस हॉस्पिटल को पेंट करके रेनोवेट कर दिया जाता है, जिसके बाद से गुजरात का डेवलपमेंट मॉडल काफी ज्यादा स्पॉटलाइट में आ जाता है। तो आज इस वीडियो को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। पहला, गुजरात की ग्रोथ स्टोरी। दूसरा, जिसके ऊपर बहुत कम लोग ध्यान देते हैं कि किस तरीके का हेल्थ केयर, एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट सिस्टम है गुजरात में। तो अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले, क्या गुजरात का डेवलपमेंट मॉडल दूसरी स्टेट्स के लिए एक एग्जाम्पल सेट करता है या फिर ये एक प्रोपेगेंडा है? इसके लिए हम दो इंडिकेटर्स को समझेंगे। पहला है इकोनॉमिक इंडिकेटर, दूसरा है सोशल इकोनॉमिक इंडिकेटर। पर उससे पहले मैं आप सब लोगों के माइंड में एक चीज बिल्कुल क्लियर कर देना चाहती हूँ कि इस वीडियो का मकसद ये है कि हम ये समझें कि हमारी स्टेट किस राह पर चल रही है। उससे पहले अगर हम गुजरात की बात कर रहे हैं और गुजरात की गिफ्ट सिटी की बात नहीं की तो कहानी हमेशा अधूरी रहेगी, क्योंकि गुजरात का कंट्रीब्यूशन पूरे भारत की जीडीपी में 8.36% का, जिसमें गुजरात की गिफ्ट सिटी 5% कंट्रीब्यूट करती है, जिसका हाथ गुजरात की डेवलपमेंट में नहीं बल्कि पूरे एशिया में भारत को फाइनेंशियल हब बनाने में है, जिसमें ये मॉरिशस और सिंगापुर जैसी कंट्रीज के साथ compete करती है। अब आप सोचोगे कि गिफ्ट सिटी क्या होता है? गिफ्ट सिटी का मतलब गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी, जो कि अहमदाबाद और गांधीनगर के बीच में बनी हुई है, जहां पर 67% कमर्शियल, 22% रेजिडेंशियल और 11% सोशल स्पेस है। फिर जब 2014 में नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर बनते हैं तो वो इस गिफ्ट सिटी को एक नॉर्मल रियल एस्टेट सेक्टर से भारत की पहली स्मार्ट सिटी बनाते हैं, जहां पर आज बैंक्स, कैपिटल मार्केट, इंश्योरेंस कंपनीज, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हर रोज इंटरनेशनल एक्सचेंजेस पर $4 बिलियन के टर्नओवर की डीलिंग्स, बैंकिंग बिजनेसेस की वैल्यू $28 बिलियन, इंश्योरेंस बिजनेसेस की वैल्यू $30 बिलियन, भारत का पहला इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज, मतलब कि जहां पर गोल्ड और सिल्वर ट्रेड होते हैं, पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी ऑफिस बिल्डिंग जो कि पेंटागन से भी बड़ी है, वो गुजरात में बनी हुई है, जहां पर डायमंड की कटिंग और पॉलिशिंग का काम किया जाता है। आप सब लोगों को इसका कारण पता है? वो है टैक्स इंसेंटिव्स। इसीलिए जो कंपनीज गुजरात के गिफ्ट सिटी के IFSC मतलब इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर के अंडर आती है उनको कोई GST नहीं पे करना पड़ता। 100% स्टेट सब्सिडीज मिलती हैं, स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन फीस पर और भी बहुत सारे टैक्स एग्जेम्पशंस मिलते हैं। तो इसी बात पर हम एनालाइज करते हैं स्टेट के कुछ इकोनॉमिक पैरामीटर्स, बिल्कुल सिंपल वे में हम समझने वाले। तो पहला पैरामीटर है डेट टू GSDP रेशो। इसका मतलब बिल्कुल सिंपल होता है कि कोई भी स्टेट जितना भी वो डेट ले रही है, क्या उसको पे करने के लिए वो कैपेबल है। इसके लिए फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट 2018 ने एक लिमिट सेट की हुई है कि कोई भी सेंटर 60% डेट ले सकती है, वहीं पर स्टेट 20% डेट ले सकती है। इसीलिए अगर हम इस डेटा को एनालाइज करें तो यहाँ पर हमें एक चीज़ तो बिल्कुल क्लियर हो रही है कि गुजरात के केस में जो डेट टू GSDP रेशो जो है वो काफ़ी फेयर है, वहीं पर बिहार, पंजाब, राजस्थान और वेस्ट बंगाल के केस में काफ़ी ज़्यादा हाई है। इनफैक्ट मैंने पंजाब के ऊपर एक डिटेल वीडियो की हुई है, जिसका लिंक आपको iTip में मिल जाएगा, आप ज़रूर चेकआउट कर लेना। फिर दूसरा है इंटरेस्ट पेमेंट टू रेवेन्यू रिसिप्ट रेशो। इसका मतलब बिल्कुल सिंपल है। यहाँ पर रेवेन्यू रिसिप्ट का मतलब कि किसी भी स्टेट के पास कहाँ से पैसा आ रहा है। एक है टैक्स, दूसरा है नॉन टैक्स। टैक्स जैसे कि सेल्स टैक्स, मोटर व्हीकल पर हम टैक्स देते हैं, लैंड रेवेन्यू पे हम पे करते हैं। वहीं पर नॉन टैक्स का मतलब जैसे डिविडेंड्स, फाइन और GST। तो यहाँ पर RBI ने एक लिमिट सेट की हुई है कि किसी भी स्टेट की इंटरेस्ट टू रेवेन्यू रिसिप्ट रेशो जो होनी चाहिए वो 10% या फिर उससे कम की होनी चाहिए। अगर हम इस डेटा को एनालाइज करें तो यहाँ पर गुजरात के केस में वो रेशो 10% से थोड़ी सी ज़्यादा है, पर वहीं पर दूसरी स्टेट्स की तो 20% से भी ऊपर है। तो यहाँ पर गुजरात काफ़ी फेयर पोजीशन पर है। तीसरा है फिस्कल डेफिसिट। इसका मतलब पता क्या है कि गवर्नमेंट की जो स्पेंडिंग है उसकी इनकम से ज़्यादा है, इसीलिए हम उस स्टेट को फिस्कली डेफिसिट बोलते हैं।
ये पैरामीटर तब बुरा नहीं है अगर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करिए डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स पे, जैसे हाईवेज और एयरपोर्ट्स, जिससे सरकार को कोई ना कोई आउटपुट मिलेगा। पर अगर सरकार इन पैसों का इस्तेमाल अननेसेसरी चीज़ों पर करती है, जैसे फ्रीबीज या फिर वेलफेयर स्कीम, तो इससे स्टेट के ऊपर असर पड़ता है, क्योंकि हम फिस्कल डेफिसिट को निकालते हैं टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रेवेन्यू। इसीलिए ना 15th फाइनेंस कमीशन इंडिकेटिव ने एक टारगेट सेट किया हुआ है कि किसी भी स्टेट का फिस्कल डेफिसिट 30 to 35% ऑफ GSDP होना चाहिए। अगर हम इस चार्ट को ध्यान से देखें तो यहाँ पर जो लाइन है वो 30 से 35% के बीच में है, जिसमें गुजरात काफ़ी डाउन पोजीशन पर है। तो इट मीन्स फाइनेंशियल पैरामीटर्स में गुजरात काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। पर हर एक स्टेट को उसके इकोनॉमी से जज करना ना सही नहीं रहेगा, बल्कि वहाँ पर रहने वाले लोगों को कैसा हेल्थ केयर सिस्टम मिल रहा है, कैसी एजुकेशन मिल रही है, उससे भी फर्क पड़ता है। जहाँ पर आती है सच्चाई गुजरात के ग्रोथ मॉडल की, जिसको हम समझते हैं गुजरात के सोशल इकोनॉमिक इंडिकेटर से। ना सड़क है, ना पानी है, ना बिजली है, ना स्वास्थ्य की व्यवस्था है, ना शिक्षा की व्यवस्था है, ना शौचालय है, ना गैस सिलेंडर है। तो आपके गांव में है क्या? जानवर जैसे तो हमारी ज़िंदगी गुजरती है। जिसमें पहला है एजुकेशन, जिसमें RBI के नॉर्म के हिसाब से ना हर एक स्टेट को अपनी GDP का 5 से 6% हिस्सा जो है वो एजुकेशन पर स्पेंड करना चाहिए। पर गुजरात के केस में ये परसेंटेज ना 2% से भी कम है। इसीलिए 45% वर्कर्स जो कि गुजरात में हैं, या तो वो इलिटरेट हैं या फिर 5th स्टैंडर्ड तक ही पढ़े हुए हैं। इसीलिए ना एनुअल सर्वे ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट 2018 के हिसाब से ना 55% से भी कम बच्चे हैं गुजरात में, जो है तो क्लास 5th में पर इतने पढ़े लिखे हैं जितने कि क्लास 2nd का बच्चा होता है। इनफैक्ट 700 गवर्नमेंट स्कूल्स में क्लास 1st से लेकर 8 तक सिर्फ एक ही टीचर होता है। इसीलिए 18% चिल्ड्रन जो कि गवर्नमेंट स्कूल्स में उनको मैथमेटिक्स के एक सिंपल डिवीजन करना तक भी नहीं आता। इसीलिए बेशक गुजरात में आज लिटरेसी रेशो 78% है, पर स्कूल एनरोलिंग रेशियो में आज भी गुजरात 22nd पोजीशन पर आता है। दूसरा है हेल्थ केयर, जिसमें ना गुजरात की सरकार अपनी GDP का 1% से भी कम स्पेंड करती है। अगर हम स्टेट कैपिटल हेल्थ एक्सपेंडिचर को चेक करें तो वो 31.19% से कम हुआ है, मतलब कि 1000 करोड़ से 726 करोड़ हो चुका है, जिसी की वजह से नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने पाया कि गुजरात में स्टंटेड चिल्ड्रन की जो परसेंटेज है ना वो कम होने की बजाय बढ़ती जा रही है। स्टंटेड चिल्ड्रन का मतलब वो बच्चे होते हैं जिनकी एज तो बढ़ रही होती है पर उस हिसाब से उनकी हाइट नहीं बढ़ रही होती। ये ज़्यादातर ना तभी होता है जब बच्चों को अच्छी क्वांटिटी में न्यूट्रिशन नहीं मिलता। इनफैक्ट 2019 में हर 1000 बच्चों में से 25 बच्चों की मौत तो ना 1 साल के अंदर अंदर ही हो जाती है। फिर तीसरा है अनएम्प्लॉयमेंट, जिसमें इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने ना एक सर्वे किया था और एक रिपोर्ट निकाली, नेशनल वेज रिपोर्ट, जिसमें उन्होंने पाया कि ना गुजरात में जो एवरेज डेली इनकम है, चाहे वो अर्बन वर्कर्स हैं चाहे वो एग्रीकल्चर में काम कर रहे हैं, वो नेशन के एवरेज से भी कम है। इसीलिए 93 से 94% वर्कर्स जो कि ट्रेडिशनल सेक्टर में काम कर रहे हैं, एक तो उनकी इनकम काफ़ी लो है और वो काफ़ी लो सोशल सिक्योरिटी में काम कर रहे हैं। इसीलिए ना 23.30% लोगों के पास अभी तक घर नहीं है और ये जो सिनारियो है ना वो रूरल एरियाज में इससे भी ज़्यादा बुरा है, ऑलमोस्ट 35.52%। इसीलिए गुजरात में पॉवर्टी रेशो 38.27% की है। आप मुझे कमेंट्स में बताना कि आपको क्या लगता है और कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जो कि लोगों को फेस करनी पड़ती है। तो आज इस वीडियो में इतना ही। सोर्सेज का लिंक आप सब लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। टिल देन थैंक यू, बाय बाय।